हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या क्लास एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अब लाइन और एंगल के बारे में। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे कल से। कल भी क्लास है और संडे को भी क्लास है, ध्यान रखना। ठीक है ना? ये है अपने पास एक पॉइंट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर अपने पास कभी भी ध्यान रखना, एक पेन या पेंसिल से जो एक डॉट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ये भी पॉइंट है, 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 ये भी पॉइंट है। पॉइंट ऊपर जो दिखाई नहीं दे रहा आपको और छोटे होते हुए चले जाएंगे, वो अपने पास पॉइंट है। याद रखना, पॉइंट जो है जितना अपने पास छोटा होता हुआ चला जाएगा वो अपने आइडियल कंडीशन की ओर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट की कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कभी कभार आ जाता है कि निम्न में से किसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। पॉइंट को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। वैसे बोलने को हम लोग ये बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी जो सर्किल जिसकी रेडियस नहीं हो उसको हम लोग पॉइंट बोलेंगे। ऐसा कोई भी सर्किल जिसकी कोई भी रेडियस नहीं हो उसको हम लोग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई सर्किल पॉसिबल है क्या? अपने पास चाहे माइक्रोमीटर हो, मिलीमीटर हो, नैनोमीटर हो, और छोटी हो और छोटी हो, कोई ना कोई रेडियस तो किसी ना किसी सर्किल की होगी होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो जो जितना छोटा होता हुआ चला जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक पेन या पेंसिल से जो एक डॉट बनता है उसको हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं। इसकी कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं होती, ये आप लोग याद रखना। ठीक है जितेंद्र भाई? ठीक है। साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? साउंड में अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बंद करके वापस इसको ऐप से बाहर जाओ और वापस इस पर आ जाओ, क्योंकि साउंड मेरी तरफ से ठीक है। ठीक है। नजदीक नजदीक पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, यहां पर नजदीक नजदीक पॉइंट्स का जो एक लोकस होता है, यहां पर इधर भी कितना भी बढ़ा लो तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन या रेखा। हम लोग इस चीज को बोलते हैं लाइन या रेखा। इसको इधर भी कितना भी बढ़ा लो, इधर भी कितना भी बढ़ा लो, और लाइन या रेखा का एक छोटा सा जो भाग होता है 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो मैं कहूंगा लाइन या रेखा जो है पॉइंट्स का जो एक सेट होता है, नजदीक 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 पॉइंट्स का जो एक सेट होता है, ऐसे इस प्रकार से अपने पास, उसको बोलते हैं हम लोग लाइन या रेखा। और लाइन या रेखा का एक छोटा सा जो भाग होगा, लाइन या रेखा का छोटा सा जो एक भाग होगा उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट या रेखा खंड। और एक तरफ से फिक्स हो गया, लाइन या रेखा को दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। एक तरफ से फिक्स हो गया और दूसरी तरफ से अपने पास कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे या किरण। एक तरफ से अपने पास फिक्स है और दूसरी तरफ कितना भी आप लोग बढ़ा सकते हो, उसको बोलते हैं रे या किरण। दो रे या दो किरण जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोण।
दो रे या दो अपने पास दो रे जो होती हैं अगर एक ही पॉइंट से निकल रही हो, रे वो होती हैं जिधर से एक तरफ से फिक्स है और दूसरी तरफ कितना भी बढ़ा लो। तो मुझे बताइए एंगल जो मिलकर बनता है वो अपने पास रे से मिलकर बनता है या लाइन से? तो आप लोग कहोगे एंगल हमेशा याद रखना रे से मिलकर बनेगा। ये चीज आप लोग याद रखना, एंगल जो बनता है वो अपने पास ध्यान रखना रे से मिलेगा, किरण से मिलकर बनता है। इस वाले भाग को, ये दोनों एंगल है, ये वाला भी और ये वाला भी बाहर की तरफ भी एंगल है, इसको अंदर वाला भाग इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, आंतरिक भाग बोलते हैं, और ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। ये चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार सिखा देता हूँ कि ये जो एंगल है पूरा का पूरा, इस एंगल का ये जो वाला भाग होता है, जो छोटे वाला भाग होता है, इसको हम लोग इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, और ये बाहर वाला जो भाग होता है ये भी है एंगल ही, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन मैं तो रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता सीख लेना। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, अगर अपने पास 90 से छोटा और 0 डिग्री से अगर बड़ा हो तो इसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज नहीं, न्यून कोण ही बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। अगर कोई भी एंगल अपने पास 90 डिग्री का अगर हो, कोई भी एंगल अगर अपने पास 90 डिग्री का हो तो ध्यान रखना इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे समकोण। कोई भी एंगल अगर अपने पास ऐसा है जो 180 से तो छोटा है और 90 से बड़ा है, कोई भी जो एंगल है अपने पास 90 से तो बड़ा है और 180 डिग्री से अगर छोटा है तो इसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री से तो बड़ा है, कोई भी एंगल अगर ऐसे है जो 180 डिग्री से तो अगर 180 डिग्री का है, अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री का अगर है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका नाम होता है सरल कोण। ये इनके नाम होते हैं जो भाई पता होने आपको जरूरी हैं, ये आपको बस पता होना चाहिए, या तो पता होगा या पता होना जरूरी है, ध्यान रखना आप लोग। इस चीज को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कोई भी एंगल जो अपने पास 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, 180 से बड़ा और 360 से अगर छोटा हो तो इसका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त कोण। और कोई भी एंगल अगर कंप्लीट 360 डिग्री का है, कोई भी एंगल अगर 360 डिग्री का अगर कंप्लीट एंगल अपने पास ये 360 डिग्री का अगर हो गया तो अपने पास इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण। ये बात आपको पता होनी चाहिए और आपको वैसे पता होगी ये चीजें, तो बस मैंने एक बार आप लोगों के लिए लिख दिया है। क्या आगे चलें? अगला पॉइंट, इसमें मैं आपको यह समझाना या बताना चाह रहा हूं, यहां पर कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, देखना यदि दो एंगल हो सकता है एक ही जगह हो सकता है एक ही जगह हो और हो सकता है अलग अलग जगह हो, अल्फा और बीटा, जिनको ऐड करने पर एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, जिनको ऐड करने पर अगर 90 डिग्री हो, दो एंगल जिनको ऐड करने पर अगर 90 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं एक जगह भी हो, अलग अलग जगह भी हो सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अल्फा और बीटा ऐसे अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से बने हुए हों अल्फा प्लस बीटा। तो इनको हम लोग बोलते हैं ये पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये जो है अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक कोण है, ये बात भी आप लोगों को
पता होनी चाहिए। और ऐसे ही आप लोग याद रखना कि कभी भी अगर दो एंगल जिनको ऐड करने पर अपने पास यहां पर 180 डिग्री हो, अल्फा और बीटा ये एक जगह भी हो सकते हैं या ये ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक लाइन पर ऐसे ही बने हुए हों, ये ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं अल्फा और बीटा। इनको ऐड करने पर अगर 180 डिग्री हो तो बताओ इसका नाम क्या होगा? तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। तो दो एंगल जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। ये चीजें आपको, ये नाम है भाई, ये बात पता होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर कोई भी एंगल अपने पास इस प्रकार से हो देखना, और ये अपने पास ऐसा हो कि किसी भी अपने पास ऐसा है, ये अपने पास एक पॉइंट तो कॉमन है, ए पॉइंट कॉमन है, और यहाँ पर एक लाइन दोनों में कॉमन है ट्रायंगल में, इस वाले के साथ भी कॉमन है और इस वाले के साथ भी कॉमन है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल या आसन कोण। इनका जो नाम होता है वो होता है एडजेसेंट एंगल या आसन कोण। आसन कोणों में अपने पास तीन चीजें होती हैं, याद रखना। एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, याद रखो कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये भी आ सकता है। और मुझे पहले से पता है कि 80% लोगों को नहीं पता कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। जो भी एसएससी का एग्जाम देता है वो बहुत सारी टफ चीजें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नॉर्मल छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं पता रहता, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखना एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एक तो अपने पास वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, दूसरा अपने पास एक लाइन कॉमन होनी चाहिए दोनों में, और तीसरा जो लाइन कॉमन हो उसके दोनों तरफ दो लाइन होनी चाहिए, दोनों तरफ एक तरफ नहीं होनी चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक लाइन कॉमन होनी चाहिए, और जो लाइन कॉमन है उसकी तरफ दोनों तरफ दो लाइन और होनी चाहिए। तो इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे। आपको लगेगा ये आपको पता है, लेकिन इसका बेसिक आपको नहीं पता। इसका छोटी छोटी जो चीजें ना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए आपको इसकी ये वाली बात नहीं पता जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे अपने पास कोई भी एंगल, अपने पास ये है 30 डिग्री, ये अपने पास एक और एंगल यहां पर बना लिए, ये है 40 डिग्री। तो मैं पूछूं क्या 30 डिग्री और 40 डिग्री जो है वो क्या एडजेसेंट एंगल है क्या? तो आप तुरंत चेक करोगे तीनों पॉइंट, क्या एक वर्टेक्स कॉमन है क्या? पहली बात तो आप बोलोगे हाँ है। क्या एक लाइन कॉमन है क्या? तो आप बोलोगे हाँ एक लाइन कॉमन है। और बचे हुए एंगल की 30 डिग्री की एक लाइन इधर और क्या 40 डिग्री की एक लाइन इधर है, तो हाँ आप लोग बोलोगे कि दोनों के दोनों जो ये दोनों एंगल जो एडजेसेंट एंगल है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपने पास अगर ऐसा हो कि ये एंगल अपने पास 70 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, और ये अपने पास एक और लाइन हम लोगों ने खींच दी और ये एंगल मान लो 30 डिग्री है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे बताइए ये एंगल अगर 30 डिग्री है और ये अगर 40 डिग्री है, तो क्या अपने पास 30 डिग्री और एक 70 डिग्री हो गया? क्या दोनों एडजेसेंट एंगल हैं क्या? तो आप बोलोगे चेक करता हूं सर, चेक करके बताता हूं। एक पॉइंट कॉमन है, एक यहां पर पॉइंट कॉमन है, ठीक है। क्या एक लाइन दोनों में कॉमन है क्या? ये जो लाइन है, ये वाली जो व्हाइट वाली लाइन में बना रहा हूं, ये 70 डिग्री भी बना रही है और ये लाइन 30 डिग्री भी बना रही है। हाँ एक पॉइंट, एक वर्टेक्स कॉमन है, दूसरा अपने पास एक लाइन भी कॉमन है। ये लाइन, यही जो लाइन है वो अपने पास, यही जो रे या किरण बोलते हैं इसको, ये जो रे या किरण है ये अपने पास 30 डिग्री का कोण भी बना रही है और ये 70 डिग्री का कोण भी बना रही है, दोनों में कॉमन है। लेकिन तीसरा पॉइंट
क्या अपने पास जो कॉमन लाइन है उसके दोनों तरफ दो लाइन है या दोनों लाइन एक ही तरफ है? एक ही तरफ है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो गलत हो गया। तो याद रखना 30 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है, आसन नहीं है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आपको लगेगा एक बार कि आसन है लेकिन ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? एडजेसेंट एंगल के बारे में, आसन कोण के बारे में क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? नहीं हर्ष, इसी के क्वेश्चंस करेंगे कल तो हम लोग इसी के क्वेश्चंस करेंगे, याद रखना आप लोग। यदि अपने पास दो लाइन पैरेलल हो, कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल हो, यदि दो लाइन कभी भी पैरेलल हैं और ये इसके एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर है, तो ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेदी रेखा उस रेखा को बोलते हैं जो दोनों लाइन को अगर इंटरसेक्ट करे। और यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट है अपने पास, इसको नाम देते हैं हम लोग 1, ये जगह जो नाम देते हैं 2, ये नाम देते हैं 3, ये 4, ये 5, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 7 है और ये अपने पास 8 है। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, याद रखना ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है 1 और 5, 1 बराबर होता है 5 के, 1 जो है वो बराबर होता है 5 के, 2 जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है 6 के, और 4 जो बराबर होता है 3 किसके बराबर होता है 7 के, और 4 किसके बराबर होता है 8 के। इनको बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस जगह जो एंगल बनते हैं, इस जगह पर जो एंगल बनते हैं, इनका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इनका जो नाम होता है इनको हम लोग बोलते हैं संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और याद रखना दोनों तरफ से एकदम ठीक है। अगर कभी भी दो लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो जगह नाम बनता है ना लाइन, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, इस जगह का नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, इस जगह का नाम है। तो याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण बराबर होते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो। इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, अगर कभी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहले से इक्वल दिए हुए 1 बराबर है 5 के, तो तुरंत बोल देंगे कि दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हैं। जो भी हम लोग लाइन और एंगल में पढ़ रहे हैं इनका उल्टा भी एकदम ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अगर कभी भी अपने पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, उल्टा भी एकदम ठीक है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। अगला मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ध्यान रखना। ये जो जगह नाम होती है एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। याद रखना जो अपने पास ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। जिस भी बच्चे को ये चीजें नहीं पता तो वो लिख लेना, पता है तो अच्छी बात है। यहां पर उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉलीगन भी पढ़ाऊंगा अभी। 3 बराबर होता है 5 के, एंगल 3 जो होगा वो इक्वल होगा 5 के, और एंगल 4 जो होगा वो इक्वल होगा 6 के। इनको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण, इसको हम लोग बोलते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। याद रखना 3 बराबर होगा 5 के, 4 बराबर होगा किसके 6 के। और पहले भी मैंने बताया आपको, अगर आपको याद हो तो, या नहीं बताया तो कोई बात नहीं, ये चीज़ अभी याद कर लेना। यदि दो लाइन पैरेलल अगर हो तो अपने पास इस एंगल का और इस एंगल का सम जो होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम, आंतरिक कोण 3 और 5 इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, 4 और 6 5 को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। 3 बराबर होगा, 3 बराबर नहीं होगा। जो इंटीरियर एंगल होते हैं अंतः कोण, इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अंतः जो कोण होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल होंगी। इनका उल्टा भी एकदम ठीक है।
ये भी साथ बात आप लोग ध्यान रखना। एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5, वो भी कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। अगर अपने पास 3 और 6, अगर अपने पास ये लाइन पैरेलल है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर अपने पास इन दोनों का सम पहले से दे दे कि 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल होंगी। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं ये ऑलवेज बराबर होते हैं। तो 10th में तो अंत एकांतर, इंटीरियर अपने पास बाह्य एकांतर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने याद की थी, लेकिन अब आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, अपने पास 1 बराबर होगा 3 के, क्यों? क्योंकि अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। 1 बराबर होगा 3 के और 3 बराबर है 7 के, 3 बराबर है 7 के, तो एंगल 1 भी बराबर होगा 7 के। ये एसएससी में हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ऐसे पता लगा लेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए तीन ही चीज़ें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कहाँ बनते हैं और इंटीरियर एंगल कहाँ बनते हैं, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यदि कभी भी अपने पास 3 लाइन अगर ऐसे पैरेलल हों, ये अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, 3 लाइन पैरेलल हैं, L1, L2 और L3, L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। ये जो लाइन है L1 ये पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, मतलब तीनों पैरेलल हैं L1। ये पैरेलल का साइन ऐसे होता है भाई, L2 पैरेलल है किसके, L3 के, ये पैरेलल का साइन होता है। ये दो अगर इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको काटे P, Q और R पर, P, Q और R पर काटे, और ये दूसरी है जो इसको काट रही है S, T और U पर। तो याद रखना है तीनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR बराबर होगा ऑलवेज किसके, ST अपॉन TU के बराबर होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। PQ अपॉन QR बराबर होता है ST अपॉन TU के। यहाँ से अपने पास ये दे देगा 8 है, ये दे देगा 3 है, ये दे देगा 6 है और ये पूछ लेगा कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 अपॉन 3 PQ अपॉन QR, 8 अपॉन 3 बराबर 6 अपॉन अपने पास लिखेंगे TU। यहाँ से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो TU का जो मान आ गया वो आ गया 18/8 यानी 9/4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखना। दो लाइन अगर पैरेलल हैं, कभी भी अगर 2 या 3 या जितनी भी लाइन पैरेलल आप लोग बना लो, तो इनकी जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है इसके पैरेलल अगर हम लोग कभी भी यहाँ से लाइन खींच दें, ये अपने पास मान लो STU है तो इसकी लेंथ A है और इसकी लेंथ अगर B है, तो इसके पैरेलल लाइन अगर खींच दें हम लोग तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है, क्योंकि ये तो पहले से ही पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसकी लेंथ भी A और B होगी। यहाँ से और आगे चाहे खींच दो, ऐसे इसके पैरेलल लाइन खींचते हो तो ये भी लेंथ A होगी और ये भी लेंथ कितनी होगी, B। इसके पैरेलल लाइन अगर खींचते चलोगे तो वो हमेशा और हमेशा सेम होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए, ये जो चीज़ है इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत आसान होती हैं ये चीज़ें। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये अगर अपने पास ऐसा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अगर इसके पैरेलल लाइन ये PQR है, ये वाली एक लाइन है PQR और दूसरी लाइन है इधर ST और U, दूसरी एक लाइन है ST और U, एक लाइन है ST और U। तो ये जितनी लेंथ होगी, इसको अगर हम लोग इसके पैरेलल लाइन इससे पास होती हुई एक पैरेलल लाइन खींच दें, ST और U के पैरेलल लाइन खींच दें, तो ये लेंथ अगर A और B है तो ये लेंथ भी A और B होगी, ध्यान रखना। और ये अपने पास C और D पहले से ही है। तो क्या हमारे पास ट्रायंगल है और ये पैरेलल लाइन है, तो ट्रायंगल में सिमिलरिटी में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ट्रायंगल की सिमिलरिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, समरूपता जब पढ़ा रहा था, उसकी छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया होगा कि C अपॉन D बराबर अपने पास कितना होगा,
A/B, ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो CD वैल्यू है PQ की, D वैल्यू है QR की, A वैल्यू है ST की और ये वैल्यू है TU की। क्योंकि इसके जैसे ही पैरेलल लाइन खींचोगे ना, तो ये तो पहले से ही पैरेलल है और ये भी पैरेलल लाइन खींच दी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और समांतर चतुर्भुज की साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। हाँ ना बोलो, क्या एकदम ठीक है क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है। एक ट्रायंगल जो होगा, एक त्रिभुज जो होगा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो क्या 180 डिग्री होता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे ऐसे तो सर हमें पता नहीं, लेकिन हमें दो ट्रायंगल बनेंगे और एक का 180 होता है, तो 180 को इंटू कर देंगे 2 से तो 360। मैं पूछता हूं एक 5 भुजाओं वाली अगर आकृति आ जाए, उसके 5 एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर ऐसे तो नहीं पता, लेकिन ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कि 1, 2 और 3 ट्रायंगल बनेंगे, तो इसका मतलब एक का होता है 180 और इंटू कर देंगे 3 से, तो 180 इंटू 3 540 हो जाएगा। मैं पूछूं कि हेक्सागन का कितना होता है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये याद भी कर लिया हो, लेकिन अगर निकालना चाहो तो कैसे होगा, अपने पास यहाँ से ट्रायंगल बनाना शुरू करो। एक ही पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? तो 1, 2, 3 और 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो अपने पास कितना होता है 180 गुना 4। तो अगर मुझे, इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अंतः कोणों का योग अगर निकालना पड़े हमें, इंटीरियर एंगल का सम अगर निकालना पड़े, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो जब 3 साइड हैं तो ट्रायंगल बनता है, देखिए 1। जब 3 साइड थी तो ट्रायंगल 1 बनता है। जब 4 साइड होगी तो 3 साइड से एक ट्रायंगल तो बन जाएगा सबसे पहले, फिर बची हुई साइड जो है वो एक ट्रायंगल और बना देंगे, मतलब 2। अगर 5 साइड है तो 2 साइड तो पहले वाला ट्रायंगल बनाने के लिए काम में आ जाएंगे, फिर एक एक ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल बनेंगे 3। अपने पास 6 साइड है तो ट्रायंगल बनता है 4। अगर 3 साइड है तो एक ट्रायंगल बनता है, 4 साइड है तो 2 ट्रायंगल बनता है, 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल बनता है, 6 साइड है तो 4 ट्रायंगल बनते हैं। तो क्या इससे कुछ समझ में आया क्या आपको? इससे कुछ समझ में आया क्या कि जितनी साइड होती हैं ट्रायंगल हमेशा उससे 2 कम बनेंगे। जितनी साइड होती हैं ट्रायंगल हमेशा उससे 2 कम बनते हैं। तो याद रखना, एक ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला हुआ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या, n-2। जितनी साइड होती है ट्रायंगल उससे 2 कम बनते हैं, तो n-2 इंटू 180 में लिख सकता हूं क्या? और n क्या है यहाँ पर? n है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स। n जो है वो भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है भुजाओं की संख्या। इंटीरियर एंगल का मतलब अंतः कोण। अगर मुझे बताइए कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर हुआ, कोई भी अपने पास रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी तीनों साइड, जिसकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन अपने पास है, सम बहुभुज अगर है, उसका एक अंतः कोण निकालना है। रेगुलर पॉलीगन ये सभी के लिए होता है। अब मैं पढ़ा रहा हूं रेगुलर पॉलीगन के लिए, देखना। सम बहुभुज, सम बहुभुज किसको बोलते हैं? जिसका प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड इक्वल हो, उसको बोलते हैं समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का एक अंतः कोण अगर निकालना है, 1 इंटीरियर एंगल, एक अंतः कोण। इंटीरियर एंगल का मतलब भाई अंतः कोण होता है, ध्यान रखना। अंतः कोण अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये अपने पास होगा n-2 इंटू 180 अपॉन n। जितनी साइड है उतने एंगल बनेंगे और सारे अगर बराबर बराबर हैं, टोटल ये है। अब 4 एंगल बने तो 4, 5 बने तो 5। जितनी साइड होती है उतने ही एंगल बनते हैं। 3 साइड होती है तो 3 एंगल, 4 साइड होते हैं तो 4 एंगल, 5 साइड होती है तो 5 एंगल। तो डिवाइड कर दो जितने एंगल बन रहे हैं उससे, तो एक एंगल अपने पास आ जाएगा।
सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। कभी भी ध्यान रखना, इनको आगे बढ़ाने पर ये है अपने पास एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे बढ़ाने पर ये है अपने पास एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे बढ़ाने पर ये है अपने पास एक्सटीरियर एंगल। तो याद रखना इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है, मुझे बताइए क्या अपने पास इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर क्या एक स्ट्रेट लाइन बन गई है? क्या देखो, इंटीरियर एंगल मिलकर और एक्सटीरियर एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, और स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री। तो मुझे बताइए क्या इसको लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इंटू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या 180 इंटू एन लिखा जा सकता है क्या? 180 इंटू एन कैसे लिखा जा सकता है, मैं एक बार फिर बता देता हूं। 180 इंटू एन लिखने का जो अपना कारण है वो ये है कि इसको आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 हो गया। तो जितने एंगल होंगे उतने ही बाहर की तरफ होंगे, और इन दोनों का सम 180 होता है। चार साइड हैं तो ये अपने पास चार पेयर बनेंगे, 180 के चार पेयर बनेंगे। तो 180, चार है तो गुना कर देंगे 4 से, 5 है तो गुना कर देंगे 5 से, 3 है तो गुना कर देंगे 3 से। अब अगर मुझे ये बताइए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 इंटू एन है, तो मुझे बताओ अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है, बाह्य कोण निकालना है, समझते जाओ, हर छोटी से छोटी चीज मैं बता रहा हूं। अगर एक्सटीरियर एंगल मुझे निकालना है तो मुझे बताओ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अकेला अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़े सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण अगर हमें निकालना पड़े सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो इसका फॉर्मूला होता है 180 इंटू एन से आप लोग माइनस कर दो इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, n माइनस 2 इंटू 180। इसको 180 को दोनों जगह इंटू करोगे तो 180 n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अपने पास कितने डिग्री आ गया 360 डिग्री। ये लो, ये अपने पास चाहे कितनी भी साइड हो, चाहे 3 साइड हो, चाहे 4 साइड हो, चाहे 5 साइड हो, चाहे 10 साइड हो, चाहे 20 साइड हो, कितनी भी साइड हो, अंतः कोणों का जो योग होता है वो हमेशा ध्यान एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोणों का अकेले का योग अगर पूछे तो 3, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200 कितनी भी साइड हो उसका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये आप लोग ध्यान रखना। और एक अगर आप लोगों को किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड और एंगल अगर बराबर हो, सम बहुभुज का अगर एक बाह्य कोण निकालना है, सम बहुभुज का एक बाह्य कोण अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास 360 अपॉन एन। एक बाह्य कोण अगर निकालना है 360 अपॉन एन, ये चीज ध्यान रखना। और एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण, सिर्फ एक एक का सम अगर कभी पूछे, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण अगर निकालना पड़े, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण अगर कभी भी निकालना पड़े तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं। वो कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। याद रखना, याद रखना और याद रखना, ये अपना आंसर है। सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बाद में आप लोग लिख लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, कोशिश करना समझने की, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, सम बहुभुज अगर कभी भी है, सम बहुभुज अगर है, चाहे अपने पास 6 साइड हो, चाहे 7 साइड हो, चाहे 8 साइड हो, चाहे 10 साइड हो, चाहे 12 साइड हो, चाहे 20 साइड हो, सम बहुभुज अगर है, इसका मतलब हम लोग इसके बाहर से एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक छोटी सी बात मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सारे लोग एक बात याद रखना। क्या याद रखना, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। आप लोग कोशिश करना इस चीज को समझने की, जो मैं अब आपको बताना जा रहा हूं वो आप लोग समझना। यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा है
कि कोई भी सर्किल जो होगा वो अभी याद करो भाई क्यों होता है सर्किल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी याद करो और वैसे आपको पता भी होगा, नहीं पता तो भी अभी याद कर लीजिए। सर्किल में ये चीज बता दूंगा, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये कोण अगर थीटा है तो ये जो कोण होगा वो कितना होगा 2 थीटा। याद रखना है, याद करना है और याद करना है। क्लास नंबर फर्स्ट जो मैंने पढ़ाई थी ज्योमेट्री, जहां से शुरुआत की थी, उसमें भी बताया था। इसमें आपको फिर समझा देता हूं, फिर एक बार याद करवा देता हूं। और एक पॉइंट जो होता है उस पर जो पूरा बना एंगल होता है, एक पॉइंट पर अपने पास कंप्लीट एंगल अगर देखोगे एक पॉइंट पर तो वो कितने डिग्री होता है 360 डिग्री। उम्मीद है आपको ये बात पता होगी, आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। याद रखना, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे 8 साइड वाला हो चाहे 10 साइड वाला हो, रेगुलर पॉलीगन अगर है, सम बहुभुज अगर है, तो उसके बाहर से हम लोग एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसकी सभी साइड्स को टच करेगा। यहां से अपने पास ऐसे सभी साइड को टच करेगा, ये अपने पास ऐसे एक अपने पास बाहर से सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये याद रखना आप लोग। तो मैं क्या करूंगा, जब भी डायग्राम बनाऊंगा पहले सर्किल में बना लूंगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा आसान होता है। ई एफ जी और एच, तो पहले मैं सर्किल बना लूंगा और उसके बाद इसके अंदर 8 साइड वाला या 10 साइड वाला या 20 साइड वाला कितना भी मुझे बनाना है वो बाद में बनाऊंगा। लेकिन पहले ध्यान रखना होता क्या है, पहले हम लोग एक पॉलीगन बनाते हैं, रेगुलर पॉलीगन, और उसके बाहर से सभी वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्किल हम लोग हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वाला एंगल अगर मैं पूछूं आपसे, इसके सेंटर पर बना एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वो अपने पास 8 साइड अगर है तो अपने पास प्रत्येक एंगल जो होगा, ये 8 साइड है तो प्रत्येक जो एंगल होगा, इसको 8 भागों में अगर बांट दें तो प्रत्येक जो एंगल होगा वो होगा 360/8। रेगुलर पॉलीगन अगर है तो इक्वल कोण सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, बराबर कोण बनाएंगी 360/8, 360/8, 360/8, 360/8। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 360/8, 360/8, 360/8 और 360/8। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? जरूरी नहीं 8 साइड हो, 6 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। देखिए पहला एक लेक्चर देख लेना घनश्याम सैनी एमपीजी का। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, जैसे 6 साइड भी हो सकते हैं, इसको समझना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन 99% आपके सामने मिल सकता है। अगर कोई भी अपने पास 6 साइड वाला ऐसा अगर हुआ तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक पॉलीगन अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, ये लो, इसके बाहर से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करेगा, ये लो। तो सेंटर पर अगर 6 साइड हैं तो मैं क्या बोलूँगा, ये वाला एंगल जो होगा वो 360/6 है। 6 साइड अगर हैं तो सारे एंगल बराबर होंगे, 360/6 है, 360/6 है, 360/6 है और 360/6 है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं /6, 360/6, 360/6, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? तो ऐसा अगर कभी भी हो अपने पास 360 कितनी भी साइड हो सकती हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये तो हमें पता है, क्या समझा रहे हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं और जो भी चीजें मुझे समझानी होंगी वो मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी की सारी चीजें समझा दूंगा। अब मुझे ये बताइए, देखना मैं वापस बनाता हूं। सबसे पहले एक डायग्राम में बना रहा हूं जिसकी साइड अपने पास 8 है। मान लो कभी भी अपने पास ऐसा हो, देखना आप लोग, ये 8 साइड वाला एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ऑक्टागन एक बनाते हैं जिसमें साइड कितनी है, 8 साइड है। रेगुलर ऑक्टागन है जिसमें 8 साइड है। तो याद रखना हम लोग एक बाहर से ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करते हुए निकलेगा ऐसे। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं नाम देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 साइड अगर हैं तो यहां पर बना जो एंगल होगा इसके द्वारा वो होगा 360/8। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल अगर 360/8 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दीजिए ये वाला एंगल कितना होगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बता दीजिए ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर ये सर्किल है
और सर्किल के सेंटर पर बना एंगल अगर 360/n है तो सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा ये वाला एंगल ये आधा होगा, और इसको आधा करना मतलब 2 का अगर भाग दोगे तो ये अपने पास क्या 180/8 में लिख सकता हूं क्या? मुझे बताओ एकदम ठीक है क्या? सारे लोग जिसको मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं मुझे बताओ ये 360/8 है, आधा करके क्या 180/8 लिख सकते हैं क्या? नहीं समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं यहां पर। मुझे बताइए इसके द्वारा बना एंगल क्या अपने पास ये वाला जो टोटल एंगल होगा ये 2 बार बनाया 2 के द्वारा, तो ये भी 360/8 है और ये भी 360/8 होगा, यानी 2 बार आएगा 360/8 360/8। तो ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप लोग बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, इधर अगर मैं पूछना चाहूं तो मुझे बताइए क्या ये वाला जो एंगल होगा वो 180/8 इंटू 2 2 बार है तो क्या 2 होगा? क्या मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं क्या? जैसे कोई कहे कि यहां से मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कम समझ में आ रहा हो। अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं कि इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल कितना होगा तो आप कहोगे सर 3 के द्वारा बनाए, 1 2 व 3 के द्वारा बनाए तो सेंटर पर बनाए जो एंगल होगा वो 1 के द्वारा होता है 360/8, तो 3 के द्वारा बनाए तो 3 से इंटू कर दो। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये वाला एंगल बताओ यहां पर, तो आप कहोगे सर 1 के द्वारा जो बना एंगल था वो 180/8 था, अब 3 के द्वारा बनाए तो हम लोग इंटू किससे कर देंगे 3। अब आपको लगेगा सर 3 के द्वारा कहां बनाया? ए से बी पर गए, बी से सी पर गए और सी से डी पर गए। ध्यान रखना मैं अगर लिखता हूं एंगल ए जी डी, इसका मतलब ये एंगल ऐसे है, ए से शुरू हो रहा है, जी पॉइंट है और फिर डी पे खत्म हो रहा है, तो डिपेंड करेगा वो ए और डी पर। याद रखना पूरा जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करेगा ए और डी पर। तो ए से डी पर जाने के लिए आप लोग कितनी साइड पर चले? 1 पर, 2 पर और 3 पर, 3 साइड पर चले तो सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो तो अपने पास 1 द्वारा होता है 180/360/8, तो 1 2 3 के द्वारा बनाए तो 3 से इंटू कर देंगे। तो इसका मतलब इसका अगर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर आधा हो तो 360/8 इंटू 3 का हाफ अगर करोगे तो अपने पास क्या, अपने पास 180/8 इंटू 3 आ जाएगा क्या? तो याद रखना इन सारी चीज़ों को अगर मैं मिटा दूं एक बार, ये बीच वाला मैं समझाऊं ही नहीं, तो मुझे आप लोग ये बताइए सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाऊं, ये तो पूरा का पूरा मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ाऊं सभी लोगों को कि मुझे बताइए क्या इसके द्वारा 1 के द्वारा यहां बना एंगल जो होगा उसको क्या सेंटर पर 360/n होता है, तो क्या इस चीज को हम लोग 180/8 लिख सकते हैं कि अगर 1 के द्वारा बना है तो इंटू कर दो 1 से। नहीं समझ पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं आपको फिर बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से अपने पास कोई भी अगर एक ऑक्टागन है, ये अगर ऑक्टागन है और इसके बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखना जो बच्चा ढंग से समझना चाह रहा है, मैं ये इसका सेंटर है सर्किल का, तो यहां पर ए बी सी व डी ऐसे अगर कभी भी हो तो ये एंगल अगर कभी भी मुझे फाइंड आउट करना पड़े तो मैं देखूंगा कि ए डी बी पूछा है, एंगल पूछा है ए डी बी हम लोगों से पूछा है, तो हम लोग ए से बी पर अगर जाते हैं तो मुझे बताइए कितनी साइड पर चलना पड़ेगा? एक साइड पर। तो ये वाला जो एंगल होगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 180 जितनी साइड है, और एक साइड पर चले हो तो इंटू कर देना 1 से, यही अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको ये क्या बता रहा हूं कि ये क्या है, क्यों होता है ये अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये बता रहा हूं एक पॉइंट के द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल होता है वो 360/8 होगा। तो ये 360/8 अगर होगा तो ये इससे आधा हो जाता है और 180/8 हो जाता है, और 1 के द्वारा बनाया तो 1 से इंटू। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं इससे, ये अपने पास फिर से 360/8 होगा, तो कितनी बार आया ए से सी पर? जैसे आपसे पूछ लिया जाए ए बी सी डी ई एफ जी और एच, आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया जाए कि आप बताइए ए एफ सी बताओ, तो आप कहोगे 2 बार आया 360/8 360/8, तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल होगा वो अपने पास 360/8 का आधा करोगे तो 180/8, और 2 बार आया है तो इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, या तो आप लोग इसको ऐड करके फिर आधा कर लो,
जैसे ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, 45 45 90 और 90 का आधा ये 45 डिग्री हो जाएगा। या तो आप लोग सोल्व कर लो, मैं सोल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कॉन्सेप्ट बनवाना चाह रहा हूं, जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ये फिर बीच वाला आप लोग भूल जाओ। आप लोग ये बीच वाली चीजें तो एक बार समझाने के लिए होती हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पर कोई भी एंगल अगर आपसे पूछता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बीच वाली चीजें भूल जाओ। अगर आपको ये पूछा जाए कि आप लोग ये वाला एंगल बताओ, ए जी डी आप लोग बताओ, तो दिमाग में रखना ए जी डी अगर पूछा है, ए जी डी, तो ए से डी पर जाओगे, बीच वाला मत देखना। ए से डी पर अगर जाओगे आप लोग तो आप कितनी साइड पर चलोगे? एक साइड, दो साइड और तीन साइड पर चलोगे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, तो ये फॉर्मूले में है, इनटू 3 साइड पर चले तो 3 से गुना, 4 साइड पर चलो तो 4 से गुना, और 5 साइड पर चलो तो 5 से गुना। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ठीक है, देखना मैं आपको यह बता रहा हूं, यहां पर इस पे नंबर ऑफ साइड जो है वो मान लो n है, ये 8 नहीं है। अब की बार याद रखना, ये 8 साइड नहीं है, ये नंबर ऑफ साइड जो है वो अपने पास n साइड है, ये आप लोग याद रखना। नंबर ऑफ साइड जो है वो अपने पास n है। अब की बार n साइड है तो सेंटर पर 8 नहीं मान रहा हूं। अब हम लोग उस 8 को खत्म करते हैं, तो n साइड अगर है तो सेंटर पर बना एंगल होगा, याद रखना 360 अपॉन n। एक पॉइंट के द्वारा सेंटर पर बना एंगल 360 अपॉन n है, तो उसी पॉइंट के द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल निकालना पड़े तो वो इससे आधा हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा? 180 अपॉन n। आपको डिपेंड करता है कि कितनी साइड के द्वारा पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? ई एफ जी और एच, एन साइड अगर कभी आ जाए, ये तो 8 आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन दिमाग में मानकर चलना कि अगर एन साइड है तो सबसे पहले क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कितनी साइड द्वारा पूछा है। मान लो आपसे पूछा जाए एक रेगुलर ऑक्टागन है और ए जी डी आप लोग बताइए, तो आप अपने दिमाग में रखना रेगुलर ऑक्टागन अगर है तो आप लोग ये डायग्राम मत बनाना, ये चीजें तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। वो कहेगा रेगुलर ऑक्टागन अगर है तो ए जी डी एंगल बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आप क्या करोगे? ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये लो, ये एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसके 8 साइड हैं। तो आपसे ए जी डी अगर पूछा जाए कभी भी, तो हमेशा याद रखना ए जी डी पूछा जाए तो कितनी साइड पर चलो? एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही और तीसरी साइड ये रही, बीच वाला छोड़ दो। ए से डी पर आपको पहुंचना है, बीच में कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से बी पर गए, बी से सी पर गए और सी से डी पर गए, तो 3 साइड पर अगर चले हो तो अपना फॉर्मूला होगा 180 अपॉन एन। एन है नंबर ऑफ साइड्स, इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 3 साइड पर चले हो तो इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, 4 साइड पर चलते तो इंटू करते 4 से, 5 साइड पर चलते तो इंटू करते 5 से, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ए, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? अपने पास फॉर्मूला बन गया 180 अपॉन एन, ये तो फॉर्मूला है, और फिर डिपेंड करेगा कितनी साइड पर आप लोग चले हो, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, ये तो फॉर्मूले में फिक्स हो गया। 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड, ये तो फॉर्मूले में फिक्स हो गया। फिर आप लोग कितनी साइड पर चले हो इस पर डिपेंड करता है। जैसे आपसे पूछा जाए ए जी एफ, आप लोग बताइए कितना होगा? आपसे कुलदीप थोड़ा सा ये तो कंप्लीट करते हैं हम लोग इस चीज को, तो पॉलीगन का ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ए जी एफ अगर पूछ ले, तो ए जी एफ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुझे बताओ, एक साइड ए से एफ पर आपको पहुंचना है, 2 साइड, 3 साइड, ए से बी 1 2 3 4 और 5 साइड पर चले हो तो फॉर्मूला है 180 अपॉन 8 और इंटू कर देंगे 5 साइड पर चले हो तो 5 से, 6 साइड पर चले हो तो 6 से, और 7 साइड पर चले हो तो 7 से। जैसे जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं बताता हूं, जो एसएससी ने पूछा है वो वाला क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। एकदम ठीक है मदन भाई आपका आंसर?
मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस चीज को मैं मिटाता हूं और यहां पर समझाता हूं। एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा, एक रेगुलर अपने पास ऐसी आकृति है जिसके 10 साइड हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। 10 साइड वाली एक डेकागन है, रेगुलर डेकागन है जिसके साइड 10 हैं। एक ऐसा सम बहुभुज है जिसकी 10 भुजाएं हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, वो पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा कि बताइए अपने पास एंगल ए ई बी क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो याद रखना आप लोग, ए से बी पर आपको जाना है। ए से बी पर कितने साइड पर चले आप, एक पर, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 180 अपॉन 10 साइड अगर है तो ये तो फॉर्मूले में है, एक साइड पर चले तो एक से गुना कर देंगे और यही अपना आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को आप लोग? मैं आपको फिर बता देता हूं, फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि आप लोग बताइए ए एफ सी कितना होगा, ए एफ सी कितना होगा, तो आप लोग ये तो फॉर्मूले में है ही, 180 अपॉन 10 तो फॉर्मूले में है। और मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर ए से सी पर आप लोग कितने साइड पर चले, 2 पर, तो इंटू कर दोगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। बोलिए ठीक है क्या? मैं एक और सिखा देता हूं जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको ए जी ई पूछ ले, ए जी ई पूछ ले तो 180 अपॉन 10 तो फॉर्मूले में है, इनटू अपने पास ए से ई पर अगर आप लोग चले जाओ तो 1 2 3 और 4 चले हो तो इंटू कर देंगे 4 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? एक छोटा सा जो पॉइंट है इसमें मैं आपको अभी ये चीज आधी समझ में आई है, आधा समझ में नहीं आया है। एक छोटा सा पॉइंट इसका मैं आपको और समझाता हूं, और वो क्या है देखिए, वो पॉइंट अपने पास ये है, क्या अपने पास ए से ई पर देखना, ए से बी पर अगर हम लोग गए तो ए से बी पर गए तो ई पॉइंट क्या ए से बी के बीच में कहीं आया या बाहर है? बाहर है तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मतलब यही हमारा आंसर होगा। मैं क्या बता रहा हूं, फिर से कोशिश करना सुनने की ध्यान से कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ए से सी पर अगर आप लोग जाते हो तो ये जो एफ पॉइंट है ये बीच में आता है, बाहर की तरफ है। ए से सी पर अगर आप पहुंचे तो बीच में एफ नहीं है, एफ बाहर की तरफ है, मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। ए से ई पर अगर आप लोग जाते हो, ए से ई पर अगर आप लोग जाते हो तो क्या ये जो बीच वाला पॉइंट है इसकी कोई तो वैल्यू होगी ना, बीच में पॉइंट, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो, बीच का मतलब कोई तो वैल्यू इसकी होगी, कभी तो ये काम में आएगा। तो ए से ई पर अगर आप लोग पहुंचते हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो क्या जी पॉइंट इसको आपको बीच में आया है या बीच में नहीं आया है? बीच में नहीं आया तो हम लोग बोल देते हैं आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा तो छोड़ दो, यहां पर ये आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि ए डी ई आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, अपना फॉर्मूला है 180 अपॉन 10, 180 अपॉन 10 अपना फॉर्मूला है, इंटू कर देंगे ए से ई पर अगर जाते हो तो 1 2 3 और 4, ए से ई पर जाते हो तो इंटू कर देंगे हम लोग 4 से, 0 से 0 और आंसर कितना आ गया अपने पास 72 डिग्री। ये अपना आंसर होगा यहाँ पर 72 डिग्री आपका। लेकिन ध्यान रखना आपको लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि डी पॉइंट अपने को डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है मतलब बाहर है अंदर है, ये चेक करना पड़ेगा। ए से ई पर अगर गए तो डी पॉइंट आ गया क्या, ए से ई पर अगर आप लोग जाते हो तो मुझे बताइए क्या डी पॉइंट कहीं पर बीच में आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बीच में आ गया है, तो ध्यान रखना ये आंसर नहीं होगा। फिर हमारा आंसर क्या होगा, फिर 180 में से 72 माइनस करके हमारा जो सही आंसर होगा वो 108 डिग्री होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को छोटा सा पॉइंट ये और याद रखना, इस चीज में ध्यान रखना आप लोग। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए ए बी सी क्या होगा, एंगल पूछ लिया ए बी सी बता दो आप लोग तो क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे 180 अपॉन 10 तो फॉर्मूले में है, इंटू करोगे ए से सी पर अगर पहुंचे, ए से सी पर अगर पहुंचे तो इंटू कर दोगे 2 से, और ये लास्ट में इतना आने के बाद आपको चेक करना है, अब बीच वाले पॉइंट को चेक करना है, बी को अगर चेक करोगे तो ए से सी पर जब गए थे तो बी पॉइंट क्या बीच में आया था क्या? आप कहोगे हाँ बीच में आया था, तो इसको मत छोड़ देना, गलत हो जाएगा। 180 में से 36 माइनस करना और आंसर कितना आ जाएगा 144 डिग्री। ये अपना आंसर है, ये आप लोग ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं अपने पास, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। कल की क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। थ्योरी एक बार तब तक आप लोग अगर आपने पढ़ी है शुरुआत से तो इसको वापस रिवाइज कर लो, ताकि क्वेश्चंस में मैं आपको अच्छे से इस थ्योरी को वापस रिवाइज करवा दूं, जिससे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेना भाई। 20 साइड भी आ सकते हैं, 30 साइड भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग डायग्राम बनाकर बैठो, वहाँ पर 20 साइड का कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और अपने पास ASD एंगल बताओ, अपने पास ऐसा बोलेगा 20 साइड का कोई भी A से T तक रेगुलर पॉलीगन है, ABCD T तक, और फिर हम लोगों से पूछेगा कि एंगल ASD बताओ। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साइड का आप लोग डायग्राम बनाकर देखोगे। फॉर्मूला क्या होगा अपने पास 180 अपॉन अपने पास 20 साइड है तो 20, और A से D पर अगर गए तो 3 साइड पर चले तो 0 से 0, 2 से कट गया 9 बार, तो आंसर कितना आ गया 27 डिग्री। और लास्ट में चेक कर लेना A से D पर जब गए तो S इसके बीच में आया, बाहर आया, बाहर आया तो आंसर यही है। बीच का कोई पॉइंट होता तो लास्ट में 180 में से हम लोग माइनस कर देते। तो साइड कितनी भी आ सकती हैं। कल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, जिससे थ्योरी थोड़ी और ज़्यादा याद होगी। ओके, थैंक यू। कल क्लास होगी भाई। जितेंद्र अभी ऑफलाइन का तो पता नहीं यार, फिक्स नहीं है अभी तो।